हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं वापस अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो उसी में आगे हम बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया था। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज के बारे में बात हो चुकी थी। सेकेंड पॉइंट, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या था? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे के जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू थी 1/4πε0, दैट इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, और चार्ज जो था, चार्ज आपको बताया था ये एलिमेंट्री यूनिट या फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी मैटर की। और Q इज इक्वल्स टू ±NE, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। किसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात अब तक कर चुके थे। यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू थी आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हो चुके थे। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप यहाँ पे देखोगे, मतलब सबसे पहले आप पढ़ोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। तो मान लो आपके पास कोई एक पॉइंट है, हमारा जो नया हेडिंग है वो है सुपर पोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो नॉर्मली हम फिजिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मानो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यहां से कोई फोर्स लग रहा है F1, यहां से कोई फोर्स लग रहा है F2। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें हम, तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, मान लो ये पॉइंट है आपका P पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो F नेट इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरह से n नंबर ऑफ फोर्सेज अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लग रहे हैं तो वहां पे उनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? उन सभी का वेक्टर सम होगा, दैट इज फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेज F net is equals to F1 plus F2 plus F3 plus and so on Fn। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। ठीक है, इसको आप समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, दैट इज F नेट इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n Fi वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल हम नहीं करेंगे अभी। चलो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सिलेबस काफी बड़ा है और क्लासेस हमें छोटी छोटी ही रखनी पड़ रही हैं, क्योंकि डिमांड आप लोगों की ये है कि सर हमें कम टाइम में अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाओ। तो उसके लिए जरूरी है कि हम फटाफट से करें लेकिन इफेक्टिव करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, find the magnitude of the resultant force on a charge of 1 coulomb, on a charge of
1 coulomb on a charge of 1 microcoulomb held at P due to two charges. 1 microcoulomb की क्या है, microcoulomb held at point P due to two charges. दो चार्जेस दे रखे हैं हमें, कौन कौन से, 2 into 10 to power minus 8 and minus 1 into 10 to power minus 8. 2 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 10 into minus 10 to the power minus 8 coulomb. ये दो चार्जेज हैं, इनकी वजह से 1 माइक्रोकूलम पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. एट, ये दोनों किस किस पॉइंट पर हैं, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है. तो देखो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं और दो पॉइंट्स के ऊपर, एक तो है पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और इनकी वजह से किसी तीसरे पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. तो ये है आपका पॉइंट पी, यहाँ पे दिस इज पॉइंट पी, और ये ए और बी से कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है, ए और बी पे जो चार्ज है वो 2 into 10 to power minus 8 कूलम, और ये है आपका -1 into 10 to power minus 8 कूलम. ठीक है, ये दो चार्जेस गिवन है और यहाँ पे आपका एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलम. तो इसके ऊपर, इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे करोगे, ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट्स. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. मान लो ये F1 वेक्टर है. ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी F2 वेक्टर. अच्छा, एक सिनेरियो है यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू A एंड B. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन है. दिस इज 90 डिग्री एंगल. ये ए और बी इस तरह से है कि ये जो एंगल है आपका, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है. ये बी पॉइंट है और ये -1 into 10 to power -8. ठीक है, और ये आपका F2 वेक्टर है. तो देखो ये पॉइंट है आपका P, इस पॉइंट के ऊपर F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है. ये दोनों फोर्सेस इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं. तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस पॉइंट पर वो कैसे आएगा, इनके बिल्कुल मिड में इस तरह से आएगा. ये आएगा आपका F रिजल्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो दो वेक्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इस तरह से सिचुएटेड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा. तो F रिजल्टेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा एंड इट्स अंडर रूट. इस फॉर्मूले से हम देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और आपका F रिजल्टेंट है वो निकल करके आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट.
अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपके पास एफ रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई F1 और F2 के फॉर्मेट में, और F1 और F2 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। F1 की वैल्यू कैसे करोगे, ये है आपका F1, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको, दिस इज 10 सेंटीमीटर, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ठीक है, F इससे निकालोगे कूलम्ब्स लॉ से, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1, इस केस में Q1 ये है और Q2 आपका ये है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1 इंटू 10⁻�6, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का सेपरेशन और उसका स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये आपका F1 आ गया। F2 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो F2 ये रहा इसके अलोंग, तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही K 9 इंटू 10⁹ Q1, इस केस में Q1 ये है, Q2 ये है, तो Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 इंटू 10⁻⁸, Q2 की वैल्यू क्या रखोगे, 1 इंटू 10⁻�6 अपॉन आर स्क्वायर, इनका बीच का सेपरेशन 5 इंटू 10⁻² एंड इट्स होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, 9 इंटू 10⁹, तो 9 इंटू 2, जो डिजिट है उनको एक तरफ कर लिया, ये 10⁹, ये -8, तो 10⁻1 बचेगा, और -6 तो 10⁻⁵ बचेगा। नीचे क्या बचा आपका, 10 का स्क्वायर 100, और ये 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा 10⁻⁻1, ये बच गया 10⁻⁻1, ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, 10⁻⁻3, यानी कि आ जाएगा आपका 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आ गई आपकी F1 की वैल्यू। ठीक है, F1 की वैल्यू आपकी कितनी आई, 18 इंटू 10⁻⁻3। सिमिलरली अगर आप F2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी आपकी, F2 की वैल्यू जो है वो आएगी 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बिकॉज यहाँ पे देखो ये 9 है, ये 1 है, और यहाँ आपका 2 है और नीचे 10 है, तो नीचे आपका ये 100 है, यहाँ पे 25 है, तो 1/4 और उसका ट्वाइस 1/2, यानी ये इसका अप्रोक्सीमेट हाफ होगा, अप्रोक्सीमेट क्या हाफ ही होगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आपका F2 आ गया। F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका F रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा, वो आएगा 18 इंटू 10⁻³ स्क्वायर प्लस -36 इंटू 10⁻³ स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करोगे, तो ये 4 इंटू ये आएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। आई होप यू गॉट इट। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा क्या क्या है, पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये डायग्राम आपको गिवन होगा यहाँ तक, ये इनका बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर गिवन है, इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे चार्जेस दे रखे हैं, और ये तीनों चार्जेस दे रखे हैं, आप -2 कूलम्ब्स लॉ लगाओगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेक्टर पता होना चाहिए, और वेक्टर से आप इससे आगे बात फॉर्मूले में अप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इससे आगे। तो इस तरह से जैसे आपने 2 फोर्सेस निकाले, इसी तरह से 3 फोर्सेस के बारे में भी निकाल सकते हो, 4 के बारे में, 5 के बारे में, और इस तरह से आगे आप कितने भी फोर्स आपको दिए हुए रहे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो चार्ज डेंसिटीज के बारे में हम बात करेंगे।
दूसरा टॉपिक आपका चार्ज डेंसिटीज। तो देखो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था चार्ज और मास दो एलिमेंट्री यूनिट होती हैं, तो वहां से ही आप ये भी पढ़ते हो कि जिस तरह से आपकी मास डेंसिटी होती है उसी तरह से चार्ज डेंसिटी होती है। मास डेंसिटी सिंपली इनका देखो नाम से ही पता चल रहा है, मास का मतलब द्रव्यमान, डेंसिटी मतलब घनत्व, द्रव्यमान घनत्व। यहाँ पे चार्ज का मतलब आवेश, डेंसिटी का मतलब घनत्व, आवेश घनत्व। कहने का मतलब वो कितना घना है वही घनत्व है। तो यहाँ पे देखो चार्ज डेंसिटी की बात करें तो तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटीज। लाइन चार्ज डेंसिटी, तो लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसको डिनोट करते हैं आप लैम्डा से। तो मान लो आपके पास एक वायर है और इसकी जो लेंथ है वो पूरी लेंथ तो है आपकी L, मान लो ये पूरी लेंथ है L, इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, और इसके ऊपर अगर चार्ज आपका dq है तो आपका जो लैम्डा होगा वो लाइन चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dl होगी। ओके, दूसरा हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से ही जाहिर है यहाँ पे किसकी बात करोगे आप, सरफेस एरिया की बात करोगे। तो सरफेस एरिया मान लो कोई भी आपने ले लिया, ये स्क्वायर या फिर ये एक प्लेट ले लिया आपने, आपको नहीं पता ये किस शेप की है। हाँ, इसमें हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया है, छोटा सा एक स्ट्रिप काटा है जो DL लेंथ का है और DB विड्थ का है। मतलब एरिया अगर है तो वहां पे लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी। दैट मीन्स एक प्लेन जो होता है उसके अंदर दो डायमेंशन होती हैं, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दिस इज फॉर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज फॉर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप डिनोट करते हो सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एरिया DA अपॉन चार्ज पर यूनिट एरिया DQ अपॉन DA। अगर इसमें कंटेंट आपका चार्ज DQ है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DA। सिमिलरली तीसरी होती है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए होगी, और इसको आप डिनोट करते हो रो से। तो 3D स्ट्रक्चर में बनाऊं यहाँ पे देखो, ये है आपके पास एक क्यूब या क्यूबॉइड, कुछ भी मान सकते हो। ये 3D शेप होती है, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, ये सभी क्या होती हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं। तो इनके लिए आप क्या काम में लेते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो इसका वॉल्यूम आपका dV है, स्मॉल वॉल्यूम, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम DQ अपॉन DV। सॉरी, दिस इज नॉट सिग्मा, दिस इज रो इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DV। तो तीनों चार्ज डेंसिटीज एग्जाम बहुत से मतलब न्यूमेरिकल्स आप करते हो उसमें काम आती हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है X Y एंड Z एक्सिस। ठीक है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा वॉल्यूम रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। अगर आपको पूरा का पूरा ही स्ट्रक्चर गिवन है तो वहां पे आप इसको लिख सकते हो कैपिटल Q अपॉन L। यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल Q अपॉन एरिया A, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल Q यानी टोटल चार्ज कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम अपॉन V वॉल्यूम। ठीक है, तो ये थी आपकी
चार्ज डेंसिटीज। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखा है, और उसके साथ साथ हमने देखा है चार्ज डेंसिटीज, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।